everyone, welcome to our channel MedJEX. My name is Radhika Sharma and I am your chemistry educator. So आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ क्लास 10 से, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ये वीडियो होने वाला है वन शॉट वीडियो, जिसमें मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ. सो लेट्स जस्ट सी हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स आज इस वीडियो में करने वाले हैं. तो आज बेटा जी हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि होते क्या हैं. उसके बाद हम कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझेंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन करेंगे, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में समझेंगे कि ये कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है, इंट्रो ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज, IUPAC nomenclature, important carbon compounds that is ethanol, ethanoic acid and soaps and detergents. So start करते हैं हम लोग अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. देखो तो सबसे पहले क्या था ना कि अगर मैं आपको ये जो कार्बन है, सबसे पहली बात है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स है बेटा, हम इसको जिस केमिस्ट्री के अंडर पढ़ते हैं उस केमिस्ट्री को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पहले तो बहुत सारे थ्योरीज आई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है दैट इज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते कैसे हैं, कहाँ से मिलते हैं. देयर आर सम अर्ली थ्योरीज जो हम देखेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि पहले एक क्या परसेप्शन था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर के. तो देखो सबसे पहले इन द 18th सेंचुरी अपने पास जो थ्योरी थी वो ये थी कि जो ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको हम लोग क्लासिफाई किस तरह से करेंगे कि जो कंपाउंड्स हो गए जैसे कि यूरिया हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे कंपाउंड्स माना जाता है कि हमें किसी ना किसी लिविंग सोर्स से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मिलते हैं. तो ये मान लिया गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. Compounds such as urea, protein, which are obtained directly or indirectly from living source such as plants and animals are called organic compounds. तो हमने ये मान लिया जी कि plants and animals से मिलने वाले compounds को हम क्या बोलते हैं, organic compounds. अब inorganic compounds किसको बोला गया, जैसे कि salt हो गए, मार्बल हो गए, एलम हो गया एटसेट्रा, ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज रॉक्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो एक दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक. बोला जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं ऑर्गेनिक और जो रॉक्स एंड मिनरल से मिलते हैं दैट इज इनऑर्गेनिक. ओके, तो ये तो थी पुरानी थ्योरी की बात. फिर इसी के बेसिस पे ना एक और थ्योरी आ गई, वाइटल फोर्स थ्योरी. अब इस थ्योरी में एज सच कुछ नया भी नहीं है, उसी बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के बोला गया है. तो देखो until early 19th century it was believed organic compounds cannot be prepared in labs but can only isolated from plants and animals. ठीक है, अब इसी चीज को लेकर एक हमारे पास स्वीडिश केमिस्ट थे बर्जीलियस, उन्होंने क्या बोल दिया जी कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर प्रिपेयर्ड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स. तो वो एक वर्ड ले आए मिस्टीरियस फोर्स, कि एक कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टीरियस फोर्स होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिसकी वजह से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं. तो बात तो उन्होंने वही बोली कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं, लेकिन एक चीज बोल दी कि हमारे अंदर जो भी है प्लांट्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ मिस्टीरियस फोर्स होती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो सम मिस्टीरियस फोर्स एग्जिस्टिंग इन सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है और इसी मिस्टीरियस फोर्स का उन्होंने नाम रख दिया वाइटल फोर्स. तो उन्होंने बोल दिया कि वाइटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसी थ्योरी को बेटा उन्होंने क्या बोल दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी. तो इतनी सी बात है इस थ्योरी में. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. हाँ जी, तो फिर आए हमारे वोलर सिंथेसिस. अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे फ्रेडरिच वोलर. उन्होंने 1828 में बेटा क्या किया कि लैब में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर दिया. तो पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा सिंथेसाइज हुआ लैब में उसका नाम था यूरिया. अब ये एक्सीडेंटली उनसे
प्रोड्यूस हो गया। ऐसा नहीं था कि वो चाह रहे थे कि वो लैब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे, बट एक्सीडेंटली उनसे यूरिया प्रिपेयर हो गया। तो बेसिकली वो कुछ रिएक्शन कर रहे थे जिसमें दे यूज्ड अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम साइनेट, ठीक है। तो इस रिएक्शन से उनको जो प्रोडक्ट मिले दैट वाज NH4CNO अमोनियम साइनेट, ठीक है। इसे क्या बोला, अमोनियम साइनेट बोला। अब इसे अगर हम हीट किए, फर्दर हमने इसे हीट किया, तो इसमें एक रीअरेंजमेंट हो गई, इसमें एक रीअरेंजमेंट हुई और ये बन गया हमारे पास NH2C डबल बॉन्ड O NH2, और इस कंपाउंड को ही तो यूरिया बोलते हैं। यूरिया इज समथिंग विच occurs in, which is found in the urine of mammals, है ना। तो क्या बोलते थे, हम समझते थे कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिल सकता है, लेकिन वॉलर ने इसको लैब में सिंथेसाइज कर दिया। सो एक मिथ हमारा ब्रेक हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। हमने जो फर्स्ट कंपाउंड सिंथेसाइज किया, वॉलर ने जो फर्स्ट कंपाउंड सिंथेसाइज किया यूरिया, वो लैब के अंदर किया। तो अब हमारा रास्ता खुल गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बनने लगे। इसके बाद एसिटिक एसिड और भी ऐसे कंपाउंड्स देखने को मिले। अब तो हम बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स को, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जानते हैं। तो एक मॉडर्न डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली। जब आपकी एक पुरानी थ्योरी बेटा डिस्कार्ड हो गई तो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट तो लेकर आना पड़ेगा। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स essentially contains carbon. The term organic compounds now applies to the compounds of carbon, and organic chemistry is defined as the study of carbon compounds. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के कंपाउंड्स को बोला जाने लगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन क्या हर एक कंपाउंड जिसमें कार्बन आता है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे? देखो, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक। ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक। क्या ये बात सही है? हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखो कार्बन होगा, लेकिन ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट नेसेसरली ऑर्गेनिक। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल CO2 है, NaHCO3 है, NaHCO3 है। क्या ये कंपाउंड्स ऑर्गेनिक है? Na2CO3 है, K2CO3 है, इनमें भी तो कार्बन आ रहा है ना। ये कंपाउंड्स तो हम कहते हैं इनऑर्गेनिक है। तो कार्बन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स बेटा इनऑर्गेनिक होते हैं। सो जरूरी नहीं है कि जहां हमने कार्बन देखा उसे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया। यहाँ पे मुझे कार्बन दिखाई दिया, मैंने बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक है। सो दैट्स नॉट ट्रू। हर एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज नॉट ऑर्गेनिक, बट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन। ओके, सो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब देखो, आप लोग क्लास 9th में पढ़कर आए थे अबाउट आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग क्या होती थी कि एक मेटल होता था, एक नॉन मेटल होता था, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता था आयनिक बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड की स्टोरी क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है? तो देखो, जो कार्बन होता है बेटा, जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होगी? आई नो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है लिखने, K शेल, L शेल, 2 एंड देन 4। ठीक है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन सब बच्चों को आती होगी लिखने।
अब आप ये देख सकते हो बेटा, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये छोटे छोटे आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना ये क्लियर हो जाते हैं तो आप लोगों के लिए जो आगे भी केमिस्ट्री या फिर आप साइंस पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो, आउटर मोस्ट शेल में बेटा देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, इन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब सिर्फ ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जब आप इवन आयनिक बॉन्ड भी बना रहे थे उसमें भी जो आपके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे उन्हीं का ट्रांसफर हो रहा था। बिल्कुल न्यूक्लियस के जस्ट बगल वाली शेल से तो आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, तो जो सिर्फ बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जी आपने ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, अब आप इसी शेल में या तो आप क्या करो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, क्योंकि हम बॉन्ड बना क्यों रहे हैं बेटा, हम तो स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बना रहे हैं। स्टेबिलिटी कैसे होगी, जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी लाइक नोबल गैसेस, इसीलिए तो हम आयनिक बॉन्ड भी बनाते थे लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसका काम बन जाएगा, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो भी इसका काम बन जाएगा, है ना। तो 2 आ गया, इट्स लाइक हीलियम, हीलियम इज ऑल्सो स्टेबल इन नेचर। बट इन कार्बन जब आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं या 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिमूव करने हैं, द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी हाई। अगर हमें कहीं ऐसी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और बनने वाले कंपाउंड, इसके बाद सोचो हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप यहाँ से निकाल देते हो तो यहाँ पे क्या आयन बन जाएगा, C4 प्लस आयन बन जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप अंदर इसमें इस पे आउटर मोस्ट शेल में डाल देते हो तो C4 नेगेटिव एन आयन बन जाएगा। तो जो बनने वाली स्पीशीज अगर इतनी ज़्यादा स्टेबल ना बने तो हमने जो एनर्जी करके 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकाला और उसके बाद जो स्पीशीज बनी वो इतनी स्टेबल नहीं बनेगी, तो हम ऐसी प्रोसेस को बोलेंगे दिस प्रोसेस इज नॉट फेवरेबल। अब आप ऐसे काम में तो अपने पैसे नहीं इस्तेमाल करोगे ना जहां आपको पता है कि मेरा बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, सो यू विल नॉट स्पेंड योर मनी। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी हम लोग ऐसी प्रोसेसेस पे एनर्जी का खर्चा नहीं करना चाहते हैं जहां हमें पता है कि बनने वाली स्पीशीज इतनी स्टेबल नहीं होगी, वहां से उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो ऐसे प्रोसेसेस बेटा केमिस्ट्री में फेवरेबल नहीं होती है। इसीलिए कार्बन में ना ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। सो कार्बन बेटा cannot lose 4 electrons and cannot gain 4 electrons। तो मतलब it cannot form ionic bond। अगर इसमें कोई लॉस या गेन नहीं हो सकता तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि it cannot form आयनिक बॉन्ड। अब जहां बेटा जी ना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो ना इलेक्ट्रॉन का गेन हो, उसके पास ऑप्शन बच जाता है शेयरिंग करने का। अब ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अब आप देखो कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब चाहे आयनिक बॉन्ड है चाहे कोवलेंट बॉन्ड है, आपके जो काम आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, काम आने वाले इलेक्ट्रॉन्स आपके सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही काम आने वाले हैं। सो आई विल ड्रॉ ओनली आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर। अगर इस कार्बन के पास कोई ऐसे एटम्स आ जाएं, ऐसा कोई एटम या कोई ऐसे एटम्स आ जाएं जो इसको बोले कि हम तेरे साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए रेडी हैं, तो ये उनके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, बिकॉज इसमें इसका भी फायदा है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और जो एटम्स इसके आगे प्रपोजल ये रखेंगे कि हम तेरे साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इसमें उन एटम्स का भी फायदा होने वाला है, क्योंकि उनका भी
ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट होगा। डुप्लेट किसे कंप्लीट करना होता है, जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, हीलियम की तरह वो स्टेबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लेट्स से अभी हमारे पास हाइड्रोजन आया और हाइड्रोजन ने बोला मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तेरे साथ शेयर करने के लिए रेडी हूं, मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखा रही हूं। ऑलराइट, तो अब आप ये देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन आए, उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब मैं कार्बन के शेल में, आउटर मोस्ट शेल में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर सकती हूँ क्योंकि इसने कार्बन के साथ शेयर किया है, तो कार्बन इज ऑल्सो यूजिंग हाइड्रोजन्स इलेक्ट्रॉन। तो आप जरा मुझे काउंट करके बताओ कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ऑक्टेट इज कंप्लीट। अब क्या हाइड्रोजन का फायदा हुआ, कार्बन ने भी तो शेयर किया ना बेटा, दिस इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर हो रहे हैं एंड दोनों एटम्स का इक्वली बेनिफिट यहां पर हो रहा है। सो सी नाउ डेफिनेशन। अब डेफिनेशन हम लोग रीड करेंगे। केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन नॉन मेटल्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। और ये जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की ये नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हो रही है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच में तो बनता है आयनिक बॉन्ड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब ये जो कार्बन है ये कितने तरह के कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ओके, सो देखो, कार्बन कैन फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, it can form double covalent bond and it can also form triple covalent bond. ओके, तो बेटा यहाँ पे आप ये चीज देखिए, सिंगल कोवेलेंट मतलब, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब होता है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम्स इज कॉल्ड अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे हमें फील नहीं आएगी। एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया, उसमें भी सारे बॉन्ड्स कैसे थे, सिंगल थे। लेट्स से मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, लेट्स से इथेन बनाना है। अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ेंगे, वहां पे आप एक हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे इथेन। तो अगर मान लो मुझे इथेन का स्ट्रक्चर बनाना है, या इथेन भी छोड़ो, हम लोग इथेन को बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग बना लेते हैं H2 का स्ट्रक्चर। H2 में भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, या हम F2 का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो चलो F2 का बना लेते हैं, F2। अब जब भी तुम्हें बेटा कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें भी आपको बनाना है, कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको एक बात तो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको एटॉमिक नंबर्स आने चाहिए। आई होप कि इस वक्त, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 10th क्लास में आप लोगों को 20 तक तो याद होंगे, क्योंकि 9th में आप लोग, मुझे पता है 20 तक एटॉमिक नंबर्स को लर्न कर लेते हो, लेकिन उसके बाद आप नहीं करते। अब आप 10th में होगे तो आपको थोड़े और ज़्यादा एटॉमिक नंबर्स लर्न करने हैं। बट चलो, आई नो कि फ्लोरीन का तुमको पता होगा। सो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 9। अब आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखने आनी चाहिए, जो याद करो तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा था क्लास 9th में। कैसे लिखते थे हम लोग, 2 एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए आपके, 7, क्योंकि सेकेंड शेल की कैपेसिटी इज 8, तो आप 7 यहाँ पे फिल कर सकते हो। दोनों फ्लोरीन के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन है। इसको बेटा कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 1।
तो ये सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड बनाएगा तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगी, दोनों फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स बना दूंगी। एक फ्लोरीन के लेट्स से मैंने कितने आउटर मोस्ट के बनाने हैं, सिर्फ आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, और दूसरे फ्लोरीन के मैंने अगेन 7 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब दोनों के पास साथ साथ है, इस फ्लोरीन को चाहिए इसका इलेक्ट्रॉन और इस फ्लोरीन को चाहिए इसका इलेक्ट्रॉन। अब ये देगा तो नहीं, क्योंकि देने से किसी का बेनिफिट नहीं है, तो शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग से दोनों का बेनिफिट होगा। शेयरिंग मीन्स केयरिंग, है ना। तो ये देखो, इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस फ्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह की बॉन्डिंग को कोवेलेंट बॉन्डिंग कहेंगे। और कभी किन्हीं दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बना होगा उसे हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारे पास इस बॉन्ड को मैं क्या बोलूंगी, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, दिस इज सिंगल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड कैसे बनाएं, तो डबल बॉन्ड के लिए मतलब किन्हीं दो एटम्स के बीच में 2 बॉन्ड अगर बने होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। तो एग्जाम्पल से देखिए, O2 के एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल O2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। So only outermost shell will participate in the bonding. So draw these outermost shell electrons, और outermost shell electrons को बेटा आप डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो, ये मैंने बनाया ऑक्सीजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। So I'll draw 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये वाली ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या करेगा, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो एक बॉन्ड बनाने से तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 2 बॉन्ड बनाने से कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2। तो ये बना लिए बॉन्ड। अब जरा तुम काउंट करो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास भी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड पे चलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल, ट्रिपल बॉन्ड एग्जाम्पल N2। N2 में नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बेटा जी क्या होता है, पहले तो एटॉमिक नंबर इज 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 5, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। तो बना दो 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों नाइट्रोजन्स के पास 5 5 5 में अगर मैं 3 ऐड करूंगी तो जाके ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मुझे 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो हम लोग अब क्या कर देंगे, इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर देंगे दोनों एटम्स के बीच में। 2 एटम के बीच में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इस नाइट्रोजन के 3, इस नाइट्रोजन के 3, टोटल 6। तो अब आप काउंट करो, अब आप जरा काउंट करो, इस नाइट्रोजन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, इस नाइट्रोजन के पास भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट, बोथ द नाइट्रोजन्स आर हैप्पी। सो यहाँ पर ऑक्टेट इज कंप्लीट। सो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। 4 बॉन्ड नहीं बनेगी किसी भी एटम्स के बीच में, दैट विल बी अनस्टेबल। तो इतना ज्यादा आगे का मत सोचना। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग की। क्या प्रॉपर्टीज होती है कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, आयनिक बॉन्ड वाले जो मॉलिक्यूल्स होते थे वो कैसे होते थे, और हमारे जो कोवेलेंट बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। आयनिक जो कंपाउंड्स होते थे उनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती थी, सॉलिड, है ना, सॉलिड होती थी।
जैसे कि NaCl आपका एक आयनिक कंपाउंड है, वो कैसे होंगे? सॉलिड होंगे। और आपके जो कोवेलेंट बॉन्डिंग से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट बेटा गैसियस भी हो सकती है और लिक्विड भी होती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है इनका? देखो आयनिक कंपाउंड्स का तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आयनिक के कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि आयनिक में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स generally less than ionic compounds. कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका हमारा कोवेलेंट कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका हमारा मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जैसे डायमंड का भी काफी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो देखो आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते थे, जो ब्रेक हो जाते थे पॉजिटिव और नेगेटिव कैटाइन और एनाइन में, तो वो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते थे, क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। और ये किस में डिसॉल्व होंगे? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे, क्योंकि ये जो होते हैं बेटा ये नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। सॉल्युबिलिटी, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ब्रैकेट में आई एम राइटिंग नॉन पोलर। वाटर कैसा होता है? वाटर पोलर होता है, तो वाटर के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होंगे। सॉल्वेंट्स नॉन पोलर, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स व्हिच आर नॉन पोलर, बिकॉज वी नो दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जैसा इनका नेचर होगा ये वैसे ही सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सो दे आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉट वेरी गुड कंडक्टर्स except graphite. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अपना एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन पे। तो अब एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सबसे पहली बात है कि एलोट्रॉप्स होते क्या हैं। तो एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है बेटा? दिस इज द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर फॉर्म्स, दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स हो सकती हैं किसी एलिमेंट की, which have different physical properties। तो ध्यान रहे फिजिकल प्रॉपर्टीज इन सबकी डिफरेंट होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज से मेरा मतलब मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इन सबको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल स्टेट कैसी है, दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टी। बट इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहने वाली है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि ये रिएक्शन किस तरह से करेंगे। चाहे आपका कार्बन, ये डायमंड है, कार्बन किस किस फॉर्म में है? डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन्स। चाहे आपका डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन्स है, अगर हम इनके रिएक्शन लेट्स से ऑक्सीजन से कराते हैं तो दोनों सेम तरह से रिएक्ट करेंगे। दोनों क्या करेंगे? CO2 में चेंज हो जाएंगे, बहुत सारा हीट निकलेगा रिएक्शन में। तो ये सारी क्या होती है? आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एलोट्रॉप्स एक ऐसा, एलोट्रॉपी एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर एक एलिमेंट दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है, जहां फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके डिफरेंट होती है। वो डिफर कैसे कर रहे हैं? एग्जिस्टेंस उनकी अलग अलग है ना, तो डिफर वो कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के टर्म में, लेकिन उनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहता है। केमिकल प्रॉपर्टीज is identical, that is called allotropy, and different forms, उन different forms को हम क्या बोलते हैं? allotropic forms। so यहाँ पर बेटा हम लोगों को हमें allotropes of carbon पढ़ने हैं। allotropes of carbon is in our syllabus। allotropes of carbon कौन कौन से हैं? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। चलो, तो डायमंड सबसे पहले, डायमंड का स्ट्रक्चर देखो, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कार्बन है आपका, दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट कार्बन। मैं किसी एक कार्बन को मार्क कर लेती हूँ क्योंकि बाकी सारे कार्बन सिमिलर होंगे। जैसे ये वाला कार्बन है, ये एक इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से अटैच है। आगे ये कार्बन और 4 कार्बन से अटैच्ड है। तो इस तरह से ये क्या करता है, पूरा एक नेटवर्क बनाता है। एंड दिस नेटवर्क इज बेटा 3 डायमेंशनल। ये नेटवर्क कैसा होता है, 3 डायमेंशनल। मतलब आप तो इसको बोर्ड में देख रहे हो ना, तो आपको लग रहा है दिस इज 2D ओनली, बट एक्चुअली में ये 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल का मतलब कि ये तुम्हारा इस तरह से 3 एक्सिस पे होगा। इफ दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, आगे की तरफ जेड एक्सिस, तो ऐसे 3 डायमेंशनली एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो आप देखो कि एक कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन से अटैच्ड होता है, और ये जो कार्बन यहाँ पर होता है, इनमें किसी 2 एडजेसेंट कार्बन के बीच का एंगल जो होता है दैट इज 109.5 डिग्रीज, विच इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल एंगल। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल एंगल। अब टेट्राहेड्रल एंगल का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल एंगल मतलब अगर ये मेरा कार्बन है, एक कार्बन, और इस तरह से ये कार्बन है, एक एटम जो होगा दूसरे कार्बन का वो इस तरह से आएगा, एक इस तरह से और एक इस तरह से, और एंगल किन्हीं भी आप इन कार्बन्स के बीच का, हर एक कार्बन्स के एडजेसेंट कार्बन्स के बीच का एंगल 109.5 डिग्री होगा। अब बोर्ड में देखने में आपको लगेगा कि ये तो ऐसे बस 2D है, बट क्या होता है कि मान लो ये मेरा बीच वाला कार्बन है, मान लो ये बीच वाला कार्बन है, ये जो 2 बॉन्ड्स हैं ये तो मेरे सेम प्लेन पे है, जो मैंने प्लेन लाइन से ड्रॉ किया है ना, यहाँ से जो 2 कार्बन्स अटैच्ड हैं ये तो मेरे सेम प्लेन पे है, ठीक है, ये लाई कर रहे हैं। अगर मैं हाथ यहाँ से पास कर रही हूँ, इसका मतलब मेरा हाथ इनसे पास हो रहा है, ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, दोनों कार्बन मेरे हाथ से टकराएंगे। लेकिन ये जो मैंने इस सॉलिड लाइन से बनाया है, ये कार्बन आपकी तरफ आ रहा होगा, और ये जो मैंने डैश लाइन से बनाया है, ये कार्बन पीछे की तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ भी कार्बन है, आगे की तरफ भी कार्बन है, पीछे की तरफ भी कार्बन है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप सोचो, हर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच, आगे वो वाले कार्बन और 4 कार्बन से अटैच, आगे वो कार्बन और 4, तो ऐसे करके एक जाइंट स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज अ 3 डायमेंशनल giant network structure of carbon। और इसीलिए हमारा कार्बन, क्योंकि इसका ऐसा जाइंट स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट माना जाता है। इसीलिए ये हार्ड, जो इसकी प्रॉपर्टी है हार्डनेस, वो इसी रीजन से है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है। दिस इज द हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस। राइट, सो आई होप तुम्हें स्ट्रक्चर क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चों को ये स्ट्रक्चर 2D लगता है, 3D बस बुक में पढ़ लेते हैं कि 3D है, लेकिन एक्चुअल दिमाग में पिक्चराइजेशन 3D की नहीं होती है। सो अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो डायमंड जो होता है, अगर हम बात करें, सो दिस इज हार्डेस्ट नोन नेचुरल substance because it forms giant 3D structure। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट is also very high, approximately 4000 सेल्सियस के करीब, 4000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अप्रॉक्स 4000 डिग्री सेल्सियस, कुछ 4123 के अराउंड होगा, बट आप 4000 लिख सकते हो, डजंट मैटर।
अब आप दूसरी प्रॉपर्टीज की देखिए, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं या थर्मल कंडक्टिविटी की बात करूं, तो पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करती हूँ। क्या मुझे ये बताओ, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं ना सिर्फ, क्योंकि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना कार्बन के पास। अभी अभी हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए, तो अब उसने 4 बॉन्ड बना लिया, क्या उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है? नहीं बचा है, 4 बॉन्ड बनाए हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कार्बन के पास नहीं है। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करेगा, राइट? सो हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि it do not conduct electricity, it do not conduct electricity। और अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी की बात करूं तो थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी होती है, it has a very good thermal conductivity। फाइव टाइम्स ऑफ कॉपर, कॉपर से 5 गुना ज्यादा होती है, इसीलिए हम इसे ड्रिलिंग पर्पस वगैरह के लिए यूज करते हैं। सो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है डायमंड की। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग ग्रेफाइट पे। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ध्यान से देखो। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बताती हूँ कि कार्बन तुम्हारा ये है, ये लेट्स से ये कार्बन, या फिर किसी बीच वाले कार्बन को ही देख लो, इसे देख लो, ये जो तुम्हारा कार्बन है, ये कार्बन तुम्हारा कितने और कार्बन से अटैच्ड है? एक तो मैम इससे, एक तो मैम इससे, एक तो मैम इससे। तो हर एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। ईच कार्बन इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स। हर एक कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है बेटा? यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है। और कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो एक इलेक्ट्रॉन, किसी और कलर से बनाती हूँ, पिंक कलर से बना दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका इस बॉन्ड में गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री बन गया, फ्री बच गया। 4 में से 3 बॉन्ड बनाने में चले गए तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि it has 1 फ्री इलेक्ट्रॉन? और ऐसे बहुत सारे कार्बन हैं, हम तो सिर्फ एक कार्बन को देख रहे हैं, कितने सारे कार्बन्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बचा होगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से करंट जनरेट होता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। दिस विल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी बात ये है कि ये जो है अपने पास यहाँ पर ये तीन बॉन्ड बना रहे हैं और आपस में ये देखो ये कैसे, ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कैसे रिंग्स बना रहे हैं बेटा? हेक्सागन रिंग्स, ठीक है, हेक्सागन टाइप ऑफ रिंग। हेक्सागन रिंग का मतलब क्या है? किसी रिंग में 6 एटम्स होते हैं तो उसे हेक्सागन रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर हर एक कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है और आपस में ये देखो किस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग्स यहाँ पर बन रही है। 6 मेंबर टाइप की रिंग्स ये बना रही है। तो ऐसा टाइप का आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, इस टाइप का कुछ हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, 6 मेंबर रिंग टाइप का स्ट्रक्चर। और लेयर्ड स्ट्रक्चर है, अगर एक लेयर यहाँ है तो एक लेयर नीचे है। और ये जो लेयर्स है ना बेटा, इफ दिस इज माय फर्स्ट लेयर, दिस इज माय सेकंड लेयर, तो ये जो लेयर्स आपस में कनेक्टेड है ये बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है, ये बहुत ज्यादा वीकली कनेक्टेड है थ्रू वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। इनके बीच में कैसी फोर्सेस हैं बेटा? वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। अब ये जो फोर्सेस होती हैं इनका नाम है वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। जो भी वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होती है वो एक्चुअल में बहुत वीक फोर्सेस होती है। जैसे आपकी जो आयनिक बॉन्ड के बीच की फोर्सेस होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है जिसकी वजह से एटम्स बिल्कुल पास पास रहते हैं। और वॉन डेर वाल्स फोर्स एक तरह का बहुत ही वीक टाइप का फोर्स होता है जो बहुत ज़्यादा टाइटली हेल्ड करके नहीं रखता है चीज़ों को। तो बहुत ही कम फोर्स होगी इनके बीच में, लेयर्स के बीच में, ठीक है। तो इसी का रीजन क्या है कि ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। डायमंड हमने पढ़ा हार्ड होता है, ग्रेफाइट कैसा होता है? सॉफ्ट होता है।
तो हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये पॉइंट लिखते हैं कि ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। क्यों? क्योंकि उनके बीच में बिकॉज ऑफ वीक वॉन डर वॉल फोर्सेस, फोर्सेस बिटवीन लेयर्स, है ना, इसके लेयर्स के बीच में, इसीलिए हम इसको एज अ ल्यूब्रिकेंट वगैरह यूज करते हैं मशीनरीज एंड ऑल में, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी सॉफ्ट। और दूसरी अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, अच्छा ग्रेफाइट उसके डायमंड की डेंसिटी की बात करें बेटा, तो डेंसिटी उसकी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल क्लोज पैक होते हैं। डायमंड में जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल क्लोज पैक होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अपने एटम्स होते हैं दे आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड। वो कैसे होते हैं? दूर, उनके बीच में कैसी है? वीक वॉन डर वॉल फोर्स। तो इसकी डेंसिटी कैसी होती है? लो। इसकी डेंसिटी कैसी होती है? लो डेंसिटी। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी की, तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है एंड थर्मल कंडक्टिविटी भी। they are good conductors of electricity and heat। ऑलराइट, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ग्रेफाइट के बारे में ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट आ गया फुलरीन्स। देखो फुलरीन्स क्या होता है, ये डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स आ गई हमारे पास। ये अपने पास क्या था कि जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं ना कि एक तो ये रीसेंट है, ठीक है, पहले जैसे डायमंड्स वगैरह ग्रेफाइट क्या होता है वो नेचुरली हमारे नेचर में होते हैं, लेकिन फुलरीन्स जो होते हैं इनको सिंथेसाइज किया जाता है। अब क्या होता है ना कि हमारे पास जैसे कि फुलरीन्स हैं वो C60 से लेकर के इवन C350 या फिर उससे भी अबव हमें नोन है। मतलब इसका मतलब क्या है कि इतने कार्बन्स का क्लस्टर 350 कार्बन से भी ज्यादा का क्लस्टर हो सकता है। अब ये नंबर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कार्बन्स, लेकिन अगर हम उससे डायमंड से या फिर ग्रेफाइट से कंपेयर करें ना बेटा, तो ये कार्बन्स का नंबर कम है, ये कार्बन्स का नंबर कम है। और जो फुलरीन्स आपके सिलेबस में है उसमें भी जो मोस्ट स्टेबल फुलरीन है C60, हम लोग सिर्फ इसके बारे में पढ़ते हैं। ये सबसे ज्यादा स्टेबल फुलरीन है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल फुलरीन। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये आपको कुछ बकी बॉल, इसको बकी बॉल भी कहते हैं, या ये सॉकर बॉल जैसा दिख रहा है, एक फुटबॉल बॉल जैसा हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं कि कार्बन एटम्स किस तरह से कनेक्टेड है, सो कैन यू फिगर आउट कि यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की रिंग बनती हुई दिख रही है। दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग, दिस इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, और ये आपको 5 मेंबर्ड की रिंग भी यहाँ पर मिल रही है। तो बेसिकली जो फुलरीन्स का स्ट्रक्चर है उसमें 6 मेंबर्ड रिंग्स भी हैं और 5 मेंबर्ड रिंग्स भी हैं। 6 मेंबर्ड रिंग्स को हम हेक्सागन्स बोलते हैं और 5 मेंबर्ड रिंग्स को हम पेंटागन्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 6 मेंबर्ड रिंग्स, सिर्फ हम C60 की बात करें, C60 में तुम्हारी जो 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, वो कितनी होती हैं बेटा जी? 20। और आपकी 5 मेंबर्ड रिंग्स कितनी होती हैं? दे आर 12। 5 मेंबर्ड रिंग्स कितनी होती हैं? 12 होती हैं। और कभी भी आप देखोगे 5 मेंबर्ड रिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती हैं, 6 मेंबर्ड रिंग्स के थ्रू वो कनेक्टेड
होती है, 6 मेंबर रिंग, बीच में 5 मेंबर रिंग, लेकिन 6 मेंबर रिंग्स आपस में कनेक्टेड हो सकती है। तो कभी भी आपको फुलरीन का स्ट्रक्चर बनाना हो, कभी भी आप 2 5 मेंबर रिंग्स को साथ में ड्रॉ नहीं करोगे। 5 मेंबर रिंग हमेशा 2 6 मेंबर रिंग से सराउंडेड आपको मिलेगी या उससे ज़्यादा, लेकिन 6 मेंबर रिंग्स आपको एक दूसरे के साथ टच करती हुई दिखेंगी। तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे अपने एग्जाम में, तो ये बात अपने ध्यान में ज़रूर रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर, कितनी अगर आप बनाओगे तो 20 आपको 6 मेंबर रिंग्स बनानी है, 12 आपको 5 मेंबर रिंग्स बनानी है। तो इस तरह से कुछ आपका फुलरीन्स का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अच्छा, इनका नाम जो है वो फुलरीन्स क्यों पड़ा? लोगों को लगता है कि फुलरीन्स जो थी वो इसके साइंटिस्ट के नाम पे नाम पड़ गया, बट नहीं। एक जो यूएस में जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने यूएस में जियोडेसिक डोम्स डिज़ाइन किए थे, जियोडेसिक डोम्स डिज़ाइन किए थे। तो उन डोम्स का स्ट्रक्चर और इन फुलरीन्स का स्ट्रक्चर जो था वो सिमिलर था दिखने में। तो इसीलिए जो वो यूएस आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था बकमिंस्टर फुलर, तो उनके नाम पे इसका नाम पड़ गया फुलरीन्स। ठीक है, तो इसके नाम के पीछे की स्टोरी तो ये है। अब बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन से मेरा क्या मतलब है कि कार्बन अपने ढेरों कंपाउंड्स बना सकता है। कार्बन के कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं बेटा, और उसके पीछे रीजन क्या है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हैं? तो उसके पीछे का रीजन है उसकी वर्सेटिलिटी। और वर्सेटिलिटी उसकी क्यों है? सबसे पहली बात यह है कि एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। तो कार्बन जो है हमारा वो कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन क्या होती है? कैटिनेशन होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ atoms is known as कैटिनेशन। अब ये सेल्फ लिंकिंग जो है, इससे हम ढेरों कंपाउंड्स बना सकते हैं। कार्बन जो होता है वो सबसे ज्यादा कैटिनेशन शो करता है, सिलिकॉन भी करता है बट कुछ 7-8 मेंबर्स तक, उसके बाद नहीं। लेकिन कैटिनेशन जो है वो कार्बन में मैक्सिमम होती है, वो बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बना सकता है। अब देखो, कार्बन मतलब कैटिनेशन का मतलब कि खुद से जुड़ना। आप बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ते हो, वहां पे जो आपका एटम होता है वो डिफरेंट एटम से लिंक्ड होता है, लेकिन कार्बन खुद से लिंक कर सकता है और काफी ज्यादा एटम्स खुद से लिंक कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 कार्बन लिंक करेंगे, बहुत सारे कार्बन से एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं, और इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। अगर कार्बन इतना सारा खुद से लिंक कर सकता है तो सोचो वो कितने नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। अब ये ब्रांचेस भी बना सकता है, या तो ये स्ट्रेट चेन में ही कनेक्ट करे, या तो ये ब्रांचेस भी बनाए। ब्रांचेस का मतलब कि ऐसे करके भी कुछ आपको ब्रांचेस देखने को मिल सकती हैं, या फिर ये रिंग्स भी बना सकता है। रिंग में कैसे कनेक्ट कर सकता है? इस तरह से। तो ऐसे ये काफी सारी रिंग्स भी बना सकता है। तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स मुझे कार्बन के देखने को मिल सकते हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। सो आप सोचो इतने सारे कंपाउंड्स अगर कोई बनाता है तो वो एटम कैसा माना जाता है? वर्सेटाइल। और उसके पीछे का रीजन क्या है कि कार्बन कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन ये इसलिए भी शो कर पाता है क्योंकि इसका साइज जो है वो छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा, वो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा एटम होगा वो किसी और के साथ अपने साथ लिंक करेगा, बिकॉज कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग, तो वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं बना पाएगा। ओके, सो कैटिनेशन हो गया एक तो वर्सेटिलिटी का रीजन। दूसरा टेट्रा कोवेलेंसी। टेट्रा कोवेलेंसी। टेट्रा कोवेलेंसी का मतलब क्या है? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकता है, या वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, तो इसको हम कोवेलेंसी भी कहते हैं। कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है?
टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम, तो कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है? 4, तो कार्बन की कोवेलेंसी कितनी होती है बेटा? 4 होती है। सो कार्बन हैज 4 कोवेलेंसी, इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। अब क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना सकता है और ये 4 बॉन्ड भी ये डिफरेंट एटम से बना सकता है। अगर कार्बन मेरा 4 बॉन्ड बना रहा है तो ये डिफरेंट कभी ये क्लोरीन के साथ लिंक कर सकता है, कभी ब्रोमीन के साथ, कभी ये ऑक्सीजन के साथ। तो ऐसे ये इसके पास 4 रास्ते हैं जिनके साथ ये डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है। तो इसकी वजह से भी हम लोगों को n नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के देखने को मिलते हैं। दूसरा है कि ये मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है, टेंडेंसी थर्ड प्रॉपर्टीज की है ना, जिसकी वजह से वर्सेटाइल है, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स कार्बन बनाएगा, मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है। तो कार्बन तुम्हें पता है सिंगल भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। अब अगर ये इस तरह के बॉन्ड बनाएगा, मान लो 2 कार्बन है, उन्होंने सिंगल बनाया, 2 कार्बन ने डबल बनाया, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बना, तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स कहलाएंगे ना, दे आर नॉट सेम, यू नो, दिस इज एल्केन, दिस इज एल्कीन, दिस इज एल्काइन। तो ये डिफरेंट क्लास बन गई कंपाउंड्स की। तो ऐसे इतने सारे डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बना सकता है, तो ये डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स बना सकता है। तो इसीलिए भी ये वर्सेटिलिटी शो करता है। अब अगर मैं बात करूं तो क्या ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता, लेकिन कार्बन बना सकता है। तो उसका एक और पॉइंट बढ़ेगा कि ये बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकता है। सो एक और पॉइंट आता है, आइसोमेरिज्म भी शो करता है। लेकिन आइसोमेरिज्म जो है ना बेटा, उसके बारे में मैं तुम्हें समझाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस दिए हैं। लेकिन मैं अभी आइसोमेरिज्म वाला पॉइंट तुम्हें नहीं समझाऊंगी, थोड़ी देर के बाद जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ लेंगे फिर मैं तुम्हें आइसोमेरिज्म समझाऊंगी, क्योंकि तब तुम्हें इसका बहुत अच्छे से फील आएगा। ऐसे तुम हमेशा पढ़ते हो फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो, तुम्हें आइसोमेरिज्म कभी भी समझ नहीं आता है। तो इट्स बेस्ट कि आप पहले IUPAC नेम, IUPAC नेम लिखना सीखो, उसके बाद आप इसके बारे में पढ़ो। वैसे लिख देती हूँ, आइसोमेरिज्म का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जैसे यहाँ पर अगर ये 4 कार्बन आपस में ऐसे लिंक्ड है, तो ये 4 कार्बन आपस में ऐसे भी तो लिंक हो सकते हैं, बट इसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर बदल गया, ये कंपाउंड अलग हो गया, ये कंपाउंड अलग हो गया, तो इसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम? सब क्लियर हो गया होगा आई थिंक। बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया क्यों कार्बन को हम लोग वर्सेटाइल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। सो क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रो एंड कार्बन्स। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। सो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें होगा कार्बन और साथ में हाइड्रोजन, उनको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। अब कितने तरह के हाइड्रोकार्बन्स है? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम किसे कहते हैं। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स है जिनमें सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं एल्केन्स को। एल्केन्स एक ऐसी क्लास है हाइड्रोकार्बन्स की जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से बनी होती है और कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है। सो एल्केन्स का बेटा जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तुम्हें ये जनरल फॉर्मूला भी याद रखने हैं, ठीक है। जनरल फॉर्मूला में n यहाँ पर क्या है? n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर मैं बोलूँ कार्बन 1 है, सिर्फ अगर n का वैल्यू 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2n+1 4। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन्स कितने होंगे? 6।
अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे 8, अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे 10, अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे 12। तो इस तरह से आप लोग जितने कार्बन है उस पे कितने हाइड्रोजन हो गए एल्केन में, इस जनरल फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। अब अगर मैं इनमें से स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, लेट्स से मैं C2H6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूं, तो क्या कैसे करूंगी, कार्बन 2 कार्बन है, ऐसे आप 2 कार्बन लिख दीजिए, हाइड्रोजन कितने हैं 6 है, तो 3 3 में डिवाइड कर दो सिमेट्रिकल, 3 हाइड्रोजन एक कार्बन पे अटैच कर दो, 3 दूसरे पे अटैच कर दो और बीच में लगा दो सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही, देखो आपने लगाया तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए, अब आप खुद सोचो हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो अगर ये कार्बन ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना चुका था, तो एक किसके साथ बनाएगा, कार्बन के साथ बनाएगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड। अगर मैं बात करूं C3H8 की, इस स्ट्रक्चर की इसे कहते हैं प्रोपेन। तो प्रोपेन में भी बेटा आप सबसे पहले क्या देखो, आपके पास है 8 कार्बन, ठीक है, आप कैसे डिवाइड करोगे, इन टर्मिनल वाले कार्बन को दोगे 3 हाइड्रोजन्स और बीच वाले को जो बच गए उतने हाइड्रोजन्स। अब इस कार्बन ने कितने 3 बॉन्ड बनाए, तो एक इसके साथ, अब इसने कितने बॉन्ड बना लिए 1 2 3, तो एक इसके साथ हो गए 4, इसके भी देखो 1 2 3 4। तो इस तरह से आप क्या करोगे, कार्बन के आपको हमेशा 4 बॉन्ड बनाने हैं और हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगी, और ऐसा करने पे आपको बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं है, कार्बन का हो चुका होगा ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन का हो गया डुप्लेट। चाहे कार्बन डबल बॉन्ड बनाए, चाहे ट्रिपल बनाए, चाहे सिंगल बनाए, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स। अब है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो क्या होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स इन विच देयर इज डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, या तो डबल होगा या ट्रिपल, तो जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है उनको हम क्या बोलते हैं एल्कीन्स। जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसे हम बोलेंगे एल्कीन्स, और जहां ट्रिपल बॉन्ड आता है उसे हम बोलते हैं एल्काइन्स। अच्छा आप सोच के बताओ बेटा, क्या कार्बन हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, क्या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ सकता है, नहीं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाती है, डबल नहीं बनाती है। तो आपका एक कार्बन तो कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, 2 कार्बन आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। तो एल्कीन्स या एल्काइन्स कभी भी एक कार्बन से शुरू नहीं होता है, 2 कार्बन से शुरू होता है। तो अगर मैं एल्कीन्स की बात करूं तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जहां n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो आप देखिए कि अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन जस्ट उससे डबल होगा 4, अगर हाइड्रोजन 3 है तो कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6, कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 8, कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 10। इसका नाम होता है इथीन। 2 कार्बन के लिए हम इथ यूज करते हैं बिकॉज दिस इज एल्कीन, तो इथीन, दिस इज प्रोप और एल्कीन है तो इन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ब्यूटीन और ऐसे पेंटीन। अब इसमें मैं स्ट्रक्चर बनाऊं अगर इथीन का, तो देखो 2 कार्बन बनाए, कितने हाइड्रोजन बचे 4, आप टर्मिनल वाले को 2 2 हाइड्रोजन लगा दो, हो गए 4। अब इसने भी 2 बॉन्ड बनाए, इसने भी 2, साथ में आपस में कितने बना लेगा 2 बॉन्ड, हो गए इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट। ठीक है, प्रोपीन, किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो प्रोपीन में है कितने 8 हाइड्रोजन, तो एक कॉर्नर वाले कार्बन को हमेशा कितने दे दिया करो 3 हाइड्रोजन्स। इसने 4 बॉन्ड बना लिए तो इसका मतलब इसके बीच में डबल बॉन्ड ही होगा, बिकॉज दिस इज एल्कीन, तो एक ना एक डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। तो इसने कितना बना लिया 1 2 3, तो ये इसके साथ सिर्फ अब एक हाइड्रोजन आएगा, और इसने 2 बॉन्ड बनाए तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर बना सकते हो, और बार बार 8 और 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने की जरूरत नहीं है, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करो, ऑक्टेट खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा। नाउ योर एल्काइन।
एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, एल्काइन विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 2 कार्बन, फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला CnH2n -2, तो 2 कार्बन का एल्काइन C2H2, 3 कार्बन का एल्काइन C2H4, 4 कार्बन का एल्काइन C4H6। इस तरह से इसका नाम क्या हो जाता है, इथाइन। इसका नाम क्या होता है, प्रोपाइन। इसका नाम क्या होता है, ब्यूटाइन। अच्छा, अब मुझे स्ट्रक्चर बनाना है इथाइन का, तो मैं कैसे बनाऊंगी, 2 कार्बन, हमें पता है दिस इज एल्काइन, तो कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब हर एक कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, तो बचेगा 1 बॉन्ड, वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, और इस तरह से हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ एल्केन्स आएंगे जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आएंगे आपके एल्कीन्स और एल्काइंस जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। So I hope saturated, unsaturated is clear. Now move to functional groups. Functional groups क्या होते हैं? Functional groups may be defined as atom or group or a group of atoms present in a molecule which largely determines its chemical properties. मान लो मेरे पास कोई एल्केन है, मान लो मेरे पास ये कोई एल्केन है CH3, CH2, CH3, मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया। अब एल्केन्स में मान लो मैंने OH ग्रुप लगा दिया, तो अब इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, इसका रिएक्शन करने का तरीका बदल जाएगा, अब ये डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन शो करेगा। तो ऐसा कोई ग्रुप जो किसी कार्बन चेन में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस कर सके, तो ऐसे ग्रुप को बेटा हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा हमारे पास, वो 2 तरह के होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स 2 तरह के होते हैं, that is terminal and non-terminal। देखो आपके सिलेबस में जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं, जैसे हेलो ग्रुप्स हो गए, क्लोरो या फ्लोरो, और ये जो है आपके पास यहाँ पर एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपके जो सिलेबस में है फंक्शनल ग्रुप है। अब ये क्या होता है ना कि हम इनके स्ट्रक्चर्स भूलते रहते हैं, तो वो प्रैक्टिस के साथ याद होंगे। क्लोरो ब्रोमो चलो आपको याद रहता है, आप कंफ्यूज कहाँ पर होते हो, एल्डिहाइड्स में। एल्डिहाइड इज C+OH। देखो ये सारे दिखने वाले सेम है, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन में क्या होगा बेटा, कीटोन में आपके पास C+O, एक भी तरफ H नहीं होगा, इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप होगा, इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप होगा, और एसिड में होगा C+OH ग्रुप। आप कंफ्यूज हो जाते हो एल्कोहल और एसिड में। एल्कोहल इज ROH, कार्बन के साथ डायरेक्टली OH जुड़ा हो तो वो एल्कोहल होता है, और C+O के साथ OH जुड़ा हो तो वो कैसा होता है हमारे पास, एसिड होता है। अब ये R यहाँ पे क्या है, R की तो हमने बात ही नहीं की। देखो बेटा अगर मैं मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, मीथाइल। ये क्या था, मेरा एल्केन था, एक हाइड्रोजन हटाया एल्केन से तो वो बन गया एल्काइल। अब अगर मैंने मीथेन से हाइड्रोजन हटाया तो मेरा मीथाइल बन गया। अगर मैं इथाइल से हाइड्रोजन इथेन से हाइड्रोजन हटाऊंगी तो इथाइल बन जाएगा C2H5। तो ऐसे जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो 1 कार्बन वाले, 2 कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले, 4 कार्बन वाले, कितने भी हो सकते हैं, तो हम उन्हें जनरली R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये R तुम्हारा CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जनरली जो एल्काइल का हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं हम R। तो यहाँ पर अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूँ तो एक तरफ C+O हो के एक तरफ H होना जरूरी है, यहाँ R भी हो सकता है, यहाँ पे H भी। कीटोन्स में बेटा इधर भी एल्काइल ग्रुप होगा, इधर भी एल्काइल ग्रुप, मतलब तुम ऐसे याद कर सकते हो, अगर अगल में भी कार्बन हो, बगल में भी कार्बन हो, C+O हो के, तो वो होता है कीटोन।
और एसिड में यहाँ इस एक तरफ एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या कोई हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है, बट इधर इस तरफ तुम्हारा C डबल बॉन्ड O के इस तरफ OH प्रेजेंट होना चाहिए, और अगर कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड OH होता है तो उसे अल्कोहल कहते हैं। आई होप तुम अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं भूलोगे। तो बेटा अब देखो, अगर एल्डिहाइड इज C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड OH, तो ये ग्रुप कैसा हुआ? टर्मिनल। अगर मुझे किसी भी चेन में, किसी भी अल्काइल चेन में इस एल्डिहाइड को फिट करना है तो मैं बीच में तो फिट नहीं कर सकती ना, ऐसे तो साइड में कार्बन आ गया इधर, हमको तो एक तरफ क्या चाहिए? सिर्फ हाइड्रोजन। तो हमेशा मैं इसे चेन के कहीं एंड में ही यूज कर पाऊंगी। नॉन टर्मिनल वाला है जैसे कीटोन, कीटोन के अगल भी कार्बन बगल भी कार्बन, तो मैं इसे बीच में यूज करूंगी हमेशा, ये कभी भी टर्मिनल्स पे नहीं आएगा। इसी तरह से एसिड इज योर OH, तो ये भी कभी बीच में नहीं आ सकता क्योंकि एक कोने पे ही जाके ये बन पाएगा। अगर मैं इसको बीच में बनाने की कोशिश करूंगी तो इधर मैं कार्बन लगा दूंगी तो ये एसिड तो बचेगा ही नहीं, फिर तो ये कीटोन बन जाएगा, है ना। तो ऐसे ग्रुप्स को बोलते हैं टर्मिनल और ऐसे वालों को बोलते हैं नॉन टर्मिनल। ओके, तो इतने फंक्शनल ग्रुप्स तुम्हारे सिलेबस में हैं। अब आते हैं, बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है, इट इज डिफाइंड एज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, similar chemical properties and adjacent member of which differs by CH2 unit। मतलब कि आप क्या करोगे, एक सीरीज लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप एल्केन्स की सीरीज लिखते हो। मैंने बोला एक कार्बन का एल्कीन का फॉर्मूला CH4, दो कार्बन वाले का C2H6, क्योंकि जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2 C3H8। अब आप देखो कि CH4 और C2H6 में कितने का डिफरेंस है? एक कार्बन का, दो हाइड्रोजन का, CH2 यूनिट का डिफरेंस है। इसमें भी CH2 यूनिट का डिफरेंस है। तो ऐसे ग्रुप्स जिनका फॉर्मूला सेम हो, तो अगर फॉर्मूला सेम है तो वो एक ही तरह के कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जनरल फॉर्मूला जिनका सेम हो, और उनकी फिर केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, जैसे ये एल्केन्स है, ये सिमिलर तरह से रिएक्शन करती हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर फैमिलीज को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज, और उनमें हर एक मेंबर शुड बी डिफर बाय CH2 यूनिट। तो जरूरी नहीं है एल्केन्स बनाएंगे, अगर तुम एल्केन्स में भी देखो तो पहला मेंबर इज C2H4, दूसरा मेंबर इज C3H6, जनरल फॉर्मूला सबका सेम है H2N, C4H8। आप देखो हर एक एडजेसेंट एटम में CH2 यूनिट का डिफरेंस है, तो इसे क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज। सिमिलरली एल्काइंस में भी देखने को मिलेगा। अब अगर मैं एल्कोहल्स की बात करूं तो एल्कोहल्स क्या होते हैं? जैसे पहला एल्कोहल मेरा एक कार्बन वाला एल्कोहल CH3OH होगा, CH3OH होगा। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, एक उसने OH के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ। दूसरा वाला अल्कोहल होगा C2H5OH, तीसरा वाला अल्कोहल होगा C3H7OH। ऑलराइट, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना यूनिट का डिफरेंस है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ पे एक कार्बन का डिफरेंस, हाइड्रोजन कितने हैं? CH2 यूनिट, दो हाइड्रोजन का डिफरेंस, OH इज सिमिलर, OH इज सिमिलर। समझ में आई इतनी बात आपको? देखो इसका भी जनरल फॉर्मूला वैसे तुम लिख सकते हो, अल्कोहल्स का भी जनरल फॉर्मूला सेम होगा, CnH2n+2, और साथ में लेकिन ऑक्सीजन होगा। कार्बन जब नंबर ऑफ कार्बन 1, अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 × 1 2 + 2 4 ही हाइड्रोजन है, और साथ में ऑक्सीजन एटम है। आप हर एक अल्कोहल का चेक कर लो, जनरल फॉर्मूला यही होगा। इज दैट क्लियर? तो अगर आपको कोई बोल दे CH4 C2H4 और CH3OH
क्या ये होमोलोगस सीरीज बनाएंगे? नहीं बनाएंगे बेटा। क्या यहाँ पे CH2 यूनिट का डिफरेंस है? क्या इनका जनरल फॉर्मूला सेम है? नो। सो दे कैन नॉट फॉर्म होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के लिए जनरल फॉर्मूला सेम होगा, सेम क्लास के कंपाउंड्स होंगे वो, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है और हर एक मेंबर जो होता है दे डिफर बाय CH2 यूनिट। अब बात करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की, IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने कुछ सर्टेन रूल्स दिए टू सिस्टमेटाइज द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि इतने सारे कंपाउंड्स थे बेटा, तो सबका नाम हमारे लिए याद रखना कितना मुश्किल होगा। लेकिन अगर सेम रूल्स होंगे तो हमारे को कोई कंपाउंड बना के दे दिया तो हम उसका नाम लिख देंगे, या आपको नाम दे दिया तो आप कंपाउंड बना लोगे। ऐसे थोड़ी हम इतने सारे डिफरेंट नाम याद रख सकते हैं। तो कुछ ना कुछ रूल्स होने चाहिए कि हम नाम खुद से ही लिख पाए। तो IUPAC ने हमें ऐसे रूल्स दिए। और अब नाम लिखने का एक फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट्स। ये मैं आपको बताऊंगी अभी कैसे, ठीक है। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसी सीक्वेंस में हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं। प्राइमरी सुफिक्स का मतलब होता है, ये हमें बताता है कि कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है या डबल है या ट्रिपल है। एन, इन, आइन, ये सब हम लिखते हैं। सबसे लास्ट में हम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सुफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। तो ये फॉर्मेट है कि सबसे पहले अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है आप उसको मेंशन करोगे, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, फिर आप उसमें सैचुरेशन अनसैचुरेशन है एन, इन, आइन का यूज करके वो मेंशन करोगे। लास्ट में आप अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसे लिखोगे। तो आप ये देखिए कि आपके पास एक्सक्यूज मी, तो वर्ड रूट की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं आपसे सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह की बात करूंगी। तो वर्ड रूट का मतलब होता है, अगर आपको ये वर्ड कंफ्यूजिंग लगता है वर्ड रूट, तो आप इसको रिप्लेस कर लो अपने माइंड में। आप इसको नाम रख लो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होता है, अगर एक कार्बन होता है, तो उसके लिए हम क्या नाम लिखते हैं, मतलब क्या वर्ड रूट लिखते हैं? हम लिखते हैं उसके लिए मिथ। 2 कार्बन होते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं इथ। 3 कार्बन होते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं प्रोप। 4 कार्बन होते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं ब्यूट। 5 कार्बन होते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं पेंट। 6 कार्बन होते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं हेक्स। 7 कार्बन होते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं हेप्ट। इससे ज्यादा वैसे तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, बट 8 कार्बन होते हैं तो ऑक्ट, 9 होते हैं तो नॉन, और 10 होते हैं तो डेक, 11 होते हैं तो अनडेक, बट नहीं है करने की जरूरत। इतने कर लो तुम, मोर देन एनफ है। अब आपको याद रखना है, कभी भी आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखोगे, अगर उसमें एक कार्बन है तो उसमें आप मिथ वर्ड जरूर देखोगे। 2 कार्बन है तो उसमें इथ वर्ड देखोगे। 3 कार्बन है तो आप उसमें प्रॉप वर्ड देखोगे, इस तरह से। अब बेटा इसके बाद आपके पास, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई नाम लिखना है, फंक्शनल ग्रुप्स भी देखो ध्यान में रख लो, आपके पास ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है, ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है। जो आपको याद रखना है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये आपको मेनली याद रखना है। जो आपको याद नहीं रहते हैं, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको आप हमेशा लास्ट में मेंशन करते हो। अब मान लो कि आपको एक कंपाउंड दे दिया है, हम लोग कंपाउंड की प्रैक्टिस से नाम लिखना शुरू करेंगे बिल्कुल, जैसे कि CH3, CH2, CH3OH। ठीक है बेटा, आपको इसका नाम आता है एग्जाम में अगर लिखना, तो आप किस तरह से लिखोगे?
आप ये देखोगे सबसे पहले आपको जो भी नाम लिखने के लिए दिया जाता है, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप देखोगे क्या उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. यस, आई कैन सी देयर इज वन फंक्शनल ग्रुप OH. अब आपको क्या करना होता है, अगर तो आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड में से है, मैं एक साथ में एक और आपके लिए एग्जाम्पल लिखती हूं. ये है आपका एल्डिहाइड. ठीक है, अब एक और चीज है बेटा, इनके लिए जो सुफिक्स यूज होते हैं वो भी पहले आप ध्यान रख लो कि एल्कोहल के लिए ओल यूज होता है, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड. ओइक एसिड. अब आप एक चीज देखो इन दोनों क्वेश्चंस में कि फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट है. यस मैम, फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट. एक में OH है और नीचे वाले में हमारा एल्डिहाइड है. पहले तो आपको इतना देखना आना चाहिए. अब इसके बाद आप क्या करोगे, कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे. आप क्या करोगे इसके बाद, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे. लेकिन आप कार्बन चेन सेलेक्ट करने में कर देते हो गलती. अगर आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है तो आप उसको उस कार्बन चेन में, जो आप कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहे हो, आप उसे उस कार्बन चेन में इंक्लूड करोगे. अगर आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग नहीं है जैसे कि OH, तो यू विल मेक श्योर कि आप उस कार्बन को चेन में इंक्लूड करोगे जिससे वो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है. अब हम जो चेन सेलेक्ट करते हैं ना, वो हम पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं. आप सिर्फ कार्बन की चेन्स को सिलेक्ट करते हो, आप उसमें ऑक्सीजन को चेन में नहीं रख सकते. अब चेन सेलेक्ट करने में भी तुम कहीं से भी शुरू हो जाते हो. चेन सेलेक्ट करना बेटा, चेन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है. पहले तो आपको एंड्स ही देखने नहीं आएंगे, एंड्स देखने नहीं आते. बहुत सारे बच्चे एंड्स देखने में गलती करते हैं. एंड्स आप कैसे देखोगे, एक एंड मुझे ये दिख रहा है, क्या इससे आगे जा सकते हो? मतलब एंड किसका देखना है, कार्बन का एंड. क्या इसके इस तरफ कोई कार्बन है? नहीं, ये आगे की तरफ है ना एक कार्बन, लेकिन इसके पीछे तो कार्बन नहीं है. अब इस कार्बन को मैं एंड क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि इसके अगल भी कार्बन बगल भी कार्बन, तो ये मेरा एंडिंग वाला कार्बन नहीं है. इसके बाद आप देखो क्या ये तुम्हारा एंड वाला कार्बन है. बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ ये एंड वाला कार्बन है, बट क्या इसके अगल में भी कार्बन और बगल में भी कार्बन है? तो ये तुम्हारा एंड वाला कार्बन कैसे हो गया? तुम कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेते हो, ये क्या ये एंड है? क्या तुम एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करते हो? नहीं. और यहाँ पे क्वेश्चन गलत, यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन हो जाता है गलत. अब तुम ये देखो, एक एंड तुम्हारा ये है, एक एंड ये, क्योंकि इसके सिर्फ इधर कार्बन है, आगे कोई कार्बन नहीं है. जो भी कार्बन किसी दो कार्बन से अटैच होता है वो कभी भी एंड नहीं होता. जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच रहेगा वही एंड होता है. तो एक एंड तुम्हारा ये, एक एंड ये. तो अब तुम चेन सेलेक्ट करोगे एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक. ये हो गई तुम्हारी पेरेंट कार्बन चेन की सिलेक्शन. और तुम्हें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है. अब 10th तक में हमको सिर्फ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करके हमारे नाम आ जाते हैं, बट ये भी एक सही तरीका नहीं होता है कि आप सिर्फ बोल रहे हो कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. उसमें भी बेटा प्रायोरिटीज होती हैं. पहले आप फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हो, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को प्रायोरिटी देते हो. लेकिन रीजन क्या है कि सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम आपको प्रायोरिटाइज करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में वैसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. तो आपने देखा कि मैंने ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की चेन सेलेक्ट कर ली. अब यहाँ पे ये जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, एक एंड तुम्हारा ये हो गया, एक एंड तुम्हारा ये. अब तुम बोलोगे मैम ये एंड थोड़ी है. अच्छा मुझे बताओ, इसके आगे कोई कार्बन है? नहीं है ना बेटा, ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये एंड है. तो आपकी पेरेंट कार्बन चेन हो गई ये. अब आप क्या करते हो, दूसरा स्टेप नंबरिंग करते हो.
चेन सेलेक्ट कर ली, अब नंबरिंग। बहुत सारे बच्चे पहले ही नंबर कर देते होंगे, लेकिन पहले आप चेन सेलेक्ट करोगे। अब देखो ये तुम्हारा 1 नंबर, ये 2 नंबर। मैंने क्यों इसको 1 नंबर दिया, हमें उस तरफ छोटा नंबर चाहिए, हमें उस कार्बन को छोटा नंबर चाहिए जिस पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 1 यहां से शुरू कर दूं, मुझे एक एंड से दूसरे एंड तक जाना पड़ेगा। सो 1 2 3 4, अगर मैं यहां से नंबरिंग करती बेटा तो 1 2 3 नंबर आता है। इसको छोटा नंबर देने की हमें क्या करना है, छोटा नंबर देना है जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। और ये तो है ही कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो चेन में है, इसको तो हम छोटा दे ही सकते हैं क्योंकि एंड पे है। 1 2 3 4, यहाँ पे लिख देती हूँ 1। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब नाम लिखते वक्त मैंने तुम्हें बोला था सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाता है बेटा, जो चेन से बाहर रह जाए। यहाँ चेन से कुछ बाहर नहीं है, फंक्शनल ग्रुप इज नॉट अ सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो तुम वर्ड रूट पे जंप करोगे। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट इज ब्यूट। क्या कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड है, नहीं, तो क्या आएगा एन, ब्यूटेन। अब ई भी मैं लिख रहती हूँ पहले, लेकिन सेकंड पोजीशन पे क्या है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, उसके लिए क्या लिखते हैं ओल, टू ओल। लेकिन ओ और ई वॉवल साथ में नहीं आते तो ई आई ओमिट, ब्यूटेन टू ओल। इसका नाम कैसे लिखेंगे 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा ब्यूटेनल। अब फर्स्ट पोजीशन पे है एल्डिहाइड, 1 अल लिखो या ब्यूटेनल लिख के छोड़ दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सब्स्टिट्यूएंट वाला कोई एग्जाम्पल कर लेते हैं जहां कोई सब्स्टिट्यूएंट हो। अच्छा, इस बार फंक्शनल ग्रुप है और ध्यान रहे कि तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब आप चेन सेलेक्ट करोगे तो आप इसे इंक्लूड करोगे। अब आपके पास क्या है, एक एंड ये है, एक एंड ये है, एक एंड ये है। अब आप कहाँ जाओगे, अगर आप नीचे मूव करते हो तो 1 2 3 4, सिर्फ 4 कार्बन आएंगे मेरे चेन में। अगर आगे मूव करते हो 1 2 3 4 5, तो हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। अब चेन से बाहर रह गया जो, उसे हम कहेंगे साइड ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट। और इसका नाम मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मीथाइल। मीथाइल, तो इसमें क्या होगा बेटा तुम्हारा CH3 मीथाइल होता है। तो क्या नाम लिखोगे, नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4 5, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर, तो क्या नाम आ जाएगा इसका 3 मिथाइल पेंटेन। एन क्यों आया, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम डबल बॉन्ड भी तो है, हम कार्बन कार्बन के बीच की डबल बॉन्ड की बात करें, कार्बन ऑक्सीजन के नहीं। तो पेंटेनोइक एसिड। अच्छा, एक और नाम लिखते हैं, CH3 CH Cl CH2 CH2 CH3। यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, एक एंड तुम्हारा ये, एक एंड ये, कार्बन का एंड देखना है, क्लोरीन नहीं। तो ये तुम्हारी पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से क्लोरीन को छोटा नंबर मिले, 1 2 3 4 5, इसे भी हम सब्स्टिट्यूएंट ही मानते हैं, तो इसीलिए हम इसे आगे लिखते हैं, चाहे ये तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप वाले टेबल में दिया हो, लेकिन इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, इसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट करते हैं। तो इसे क्या लिखोगे, पोजीशन के साथ किस लोकेंट पे अटैच है। कुछ बच्चे क्लोरो लिख के आ जाएंगे, मुझे क्या पता पूरी चेन में क्लोरो कहाँ पे अटैच होगा। सेकेंड नंबर पे क्लोरो है तो लिखो इसे 2 क्लोरो, 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। अच्छा, इसका नाम लिख के बता दो, अब देखो डबल बॉन्ड तुम्हारा चेन में आना ही चाहिए। ये तुम्हारी पेरेंट कार्बन चेन, कहीं से भी नंबर करो इसे 2 नंबर ही मिल रहा है, चाहे तुम यहां से नंबर करो यहां से। तो क्या हो गया, ये तुम्हारा 4 कार्बन है तो ब्यूट, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, अगर होता तो आगे लिखते, ब्यूट
और डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है। ध्यान रहे कुछ बच्चे सोचते हैं थर्ड पे है, लेकिन जो छोटा नंबर होता है उसे लेते हैं हम, सेकंड पोजीशन पे है। तो ब्यूट टू इन, ऐसे हम लोग नाम लिखते हैं। तो इस तरह से हमें याद रखने हैं फंक्शनल ग्रुप के सुफिक्स याद रखने हैं, चेन सेलेक्ट करना हमें आनी चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारी चेन्स में ज्यादा आने चाहिए। अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसे चेन में रखो, अगर कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो मेक श्योर कि उसका कार्बन चेन में आए। तो ये बातें कुछ ध्यान में रखनी है। और चेन कैसे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपको जाना है। नंबरिंग कैसे करनी है, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए, अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना हमारी प्रायोरिटी होती है। जैसे यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट था तो मैंने छोटा नंबर उसे दिया। ओके, नेक्स्ट, ये आपके पास कुछ टेबल दिया है, एनसीईआरटी में टेबल दिया है कि आपका जब हेलोजन होते हैं जैसे क्लोरो ब्रोमो, उनके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं क्लोरो, या फिर ब्रोमो है तो ब्रोमो, एल्कोहल है तो उसके लिए सुफिक्स ओल मैंने आपको बता दिया, एल्डिहाइड है तो अल, कीटोन है तो ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, डबल बॉन्ड होता है उसके लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके लिए आइन यूज करते हैं। नेक्स्ट आर सम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले बेटा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक बार आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊंगी, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मेंशन है और हर साल ना बोर्ड में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप देख लीजिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, isomers which have same molecular formula but different structure, स्ट्रक्चर्स उन्हें कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। लेकिन हम लोग इतने अभी ज़्यादा हम लोग को आइडिया नहीं होता है स्ट्रक्चर्स का, तो हम गलती कर देते हैं, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और कई बार ना हम सेम स्ट्रक्चर 2 बार बना देते हैं। हमें बोलते हैं कि इसके आइसोमर्स बनाओ, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और हम देखते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर्स रिपीट हो गया, आने 3 आइसोमर्स चाहिए, हमारे आ रहे होते हैं 4। तो हम ये अक्सर गलतियां करते हैं। तो तुम कैसे करोगे, आइसोमर्स बनाने के बाद उनके आईयूपीएसी नेम लिखोगे, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो आईयूपीएसी नेम भी डिफरेंट होगा। तो तुम डेफिनेशन में ही क्या करो ना, ऐसे लिख लो आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, या फिर आप बोलो डिफरेंट आईयूपीएसी नेम्स, डिफरेंट आईयूपीएसी नेम्स। इसमें तुम कभी भी गलती नहीं करोगे। जब भी तुम आइसोमर्स बनाओगे और उनके आईयूपैक नेम लिखोगे, अगर सेम आ गए तो मतलब तुमने कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। अब करते हैं हम लोग, चलो एग्जाम्पल देख लो इसमें पहले, जैसे C4H10, C4H10 वॉज CH3, ऐसे खोल के बनाती हूँ पहले स्ट्रक्चर, है ना, तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। 1 2 3 4, ये रही तुम्हारी हाइड्रोजन्स, ठीक है, 10 हाइड्रोजन्स लगा दी मैंने। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तुम्हारा C4H10। क्या मैं इसको किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? ऑब्वियसली, अगर मैं ये कार्बन उठा के यहाँ लगा दूँ, ये वाला कार्बन बेटा, ये कार्बन को उठा करके अगर मैं इस पोजीशन पे लगा दूँ तो क्या होगा, क्या डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा? यहाँ लगा दिया, हाइड्रोजन्स का नंबर सेम ही रहा। अब कोई सोचेगा कि मैम इसके बाद यहां लगा दे, तुम लगा के देखो, यहाँ पे फिर से ये ब्यूटेन ही बन जाएगा। उसका आईयूपैक नेम जरूर लिखना। जिसको लग रहा है कि मैम मैं इसको उठा के यहाँ रख दूं या मैं इसको उठा के यहाँ रख दूं तो डिफरेंट कंपाउंड बनेगा, वो प्लीज ऐसा बना के देखे और फिर आईयूपीएसी नेम लिखे। ध्यान रहे, एक एंड से दूसरे एंड तक जरूर चलना, वरना आईयूपीएसी नेम भी तुम गलत ही लिखोगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूं बेटा, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? ब्यूटेन। इसका आईयूपीएसी नेम अगर मैं लिखूंगी तो देखो,
एक एंड मेरा ये है, एक एंड मेरा ये है, एक एंड मेरा ये है, या तो मैं यहाँ से यहाँ मूव कर सकती हूँ, या यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, या फिर मैं ऐसे मूव करूँ, एक ही बात है। अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव करती हूँ तो भी 3 कार्बन, यहाँ से यहाँ मूव करती हूँ तो भी 3 कार्बन, तो फिर मैं ऐसे मूव कर ली तो मेरे चेन में कितने कार्बन आ गए, 1 2। याद रहे चेन में सिर्फ 2 एंड आ सकते हैं, ऐसे छलांग मार के उस पर नहीं पहुंचना है। तो 1 2 3, तो नाम क्या हो गया इसका, प्रॉप। अच्छा पहले हम क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को जो चेन से बाहर रह गया, इसका नाम क्या है, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो क्या इसका आईयूपैक नेम और इसका आईयूपैक नेम डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी हैं और ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शो कर रहे हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है। इज दैट क्लियर? ओके, अब यहाँ पे बेटा हमें बोला गया है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इथेनोइक एसिड। तो कैसे ड्रॉ करोगे, इथ का मतलब 2 कार्बन है, ड्रॉ 2 कार्बन, एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ओइक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O OH। बाकी आप वैलेंसी पूरी कर दो, इसकी वैलेंसी पूरी है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाओ, ऐसे तुम स्ट्रक्चर बनाओगे। ब्रोमोपेंटेन 5 कार्बन बना दो पहले, पेंट का मतलब 5 कार्बन और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड क्योंकि एन है, और ब्रोमो है, ब्रोमो फर्स्ट पोजीशन पे इसीलिए मेंशन नहीं किया है। अब इनकी वैलेंसी तुम हाइड्रोजन से पूरी करो। ब्यूटेनोन 4 कार्बन, अच्छा ब्यूटेनोन इज कीटोन, कीटोन ऐसे टर्मिनल पे तो आ नहीं सकता क्योंकि C डबल बॉन्ड O के बगल में भी कार्बन अगल में भी कार्बन, तो यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है। बाकी की वैलेंसी पूरी कर दो। अब तुम खुद सोचो, कीटोन कभी भी फर्स्ट पोजीशन पे तो नहीं आ सकता ना, हमेशा सेकंड पे ही आएगा ना, C डबल बॉन्ड O। तो हम लोग चाहे इधर ब्यूटेनोन में ब्यूटेन 2 ओन लिखे चाहे ना लिखे, बात एक ही है कि वो यही आ रहा होगा। उसके बाद है हेक्सेनल, हेक्सेनल मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 तो अल फर्स्ट पोजीशन पे है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी पूरी कर लो। दिस इज योर हेक्सेनल। आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन, क्या ये सिर्फ इतना पूछ रहा है ब्रोमोपेंटेन के लिए तुम्हारे आइसोमर्स पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली पॉसिबल है ना बेटा। देखो तुमसे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स नहीं पूछ रहा है, लेकिन पूछ रहा है क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। 5 पहले मैंने ब्रोमीन में नहीं लगा रही हूँ, 5 कार्बन को मैं कैसे कैसे अरेंज कर सकती हूँ, या तो मैं उठा के इस कार्बन को यहां लगा दूं, यस लगा दिया, या तो मैं इस कार्बन को मैं यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, बात तो एक ही है ना, आएगा तो सेकंड पोजीशन पे। अगर मैं इसको उठा के यहां कर दूं तो भी तो ये सेकंड पोजीशन पे रहेगा, यहां से काउंट कर लो 1 2 या यहां से काउंट कर लो, तो ये दोनों पोजीशंस तुम्हारी सेम है। अब मैं इस कार्बन को उठा के अगर यहां कर दूंगी तो मेरा कुछ डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा, है ना। अब तुम्हारी पेरेंट कार्बन चेन में 3 कार्बन है, यहाँ 4 थे, यहाँ 5 थे। अब तुम देखो कि ब्रोमीन को कहाँ कहाँ लगा सकते हो। एक तो तुम ब्रोमीन यहाँ लगा सकते हो इसमें, अगर तुम यहाँ सेकंड पोजीशन पे लगा दो तो भी एक डिफरेंट आइसोमर बनेगा, ठीक है। या तुम थर्ड पोजीशन पे लगा दो तो भी एक, नहीं पेंट, हाँ सेकंड ना थर्ड, तो ये 3 आइसोमर्स तो ऑलरेडी बन गए, इसमें भी बन जाएंगे। तुम्हें बनानी नहीं है बट मैं बता रही हूँ कि यस इसके आइसोमर्स होंगे। तो एक ब्रोमीन तुमने यहाँ लगा दिया, एक ब्रोमीन, तुम बोलोगे कि मैम ये तो बहुत टफ है हमसे नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, 11th में आओगे तो बहुत अच्छे से तुम्हें ये चीजें आ जाएगी। एक बार तुम ब्रोमीन यहाँ लगा सकते हो, एक बार तुम ब्रोमीन यहाँ लगा सकते हो, अभी डरने वाली बात नहीं है। एक बारी तुम यहाँ लगा सकते हो, और इसमें तो देखो इसके तो 4 बॉन्ड है, यहाँ तो कहीं नहीं लगा सकते, इधर लगाओ इधर लगाओ इधर लगाओ, तुम लगा के देख लो सेम ही नाम आएगा। तो टोटल मैंने कितने बना दिए, एक काम करती हूँ ना, इसमें कंफ्यूजन होगा, इसको इधर ही लगा देती हूँ, इसी में लगा देती हूँ।
1 2 3 4 5 6 7 8 आइसोमर्स बना दिए मैंने टोटल इसके। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें आइसोमर्स नहीं बनाने हैं, वो तुमसे ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। वो सिर्फ तुमसे ये पूछेगा क्या इसके आइसोमर्स पॉसिबल है, और तुम्हें इतना तो आइडिया हो जाएगा ना, अगर 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को हम लोग डिफरेंट तरह से अरेंज कर सकते हैं। ब्रोमीन की, अच्छा वो भी अगर तुम्हें कार्बन को भी तोड़ के चेन में नहीं लगाना है, तुम ब्रोमीन का तो सोच सकते हो ना, एक बार ब्रोमीन यहाँ आ सकता था, ब्रोमीन यहाँ आ सकता था, ऐसा करने से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो नहीं चेंज हुआ ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, लेकिन आईयूपैक नेम तो चेंज हो गया। इसका मतलब इसके आइसोमर्स पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स? 1 2, दिस इज 1 ब्रोमो इथेन या ब्रोमो इथेन, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं आपके। दिस इज योर एल्डिहाइड, HCOH इज योर एल्डिहाइड, इसे फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं, बट आईयूपैक नेम इसका क्या होगा? मीथेनल, मीथेनल। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आपकी चेन हो गई ये, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा और ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो गया? हेक्साइन, हेक्साइन। ठीक है, इतना पार्ट हो गया कंप्लीट आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कंबशन, कंबशन क्या होती है बेटा? कंबशन अगर हम किसी को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं उसे कंबशन बोलते हैं। जैसे अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न करूं तो क्या बनेगा? यहाँ से CO2, बहुत सारी इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, लाइट रिलीज होती है। अब अगर मैं किसी हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन कराऊं तो कार्बन जो है कंबशन कराऊं तो कार्बन से कार्बन ऑक्सीडाइज होके CO2 बन जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके वाटर बन जाएगा। ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है ना कार्बन में भी हाइड्रोजन में, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है एक तरह से। हीट, बहुत सारी हीट लाइट रिलीज होगी, तो इस तरह से आप हाइड्रोकार्बन्स की भी कंबशन कर सकते हो। एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस बेटा एल्कीन्स और एल्काइन शो करते हैं, शोन बाय एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो एल्कीन में अगर आप लेट्स से इफ यू वांट टू ऐड हाइड्रोजन तो क्या होगा? दोनों कार्बन पे अगर आपने हाइड्रोजन ऐड कर दी तो कार्बन की तो वैलेंसी पूरी हो गई, तो एक बॉन्ड कम हो गया, तो एल्कीन किस में कन्वर्ट हो गया? एल्केन में। और ये होता है आपका कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, या तो प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम, निकल, कुछ भी ले सकते हो आप इसमें। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज करता है। या फिर आप क्या कर सकते हो? Br2 भी ऐड करा सकते हो, Br2 भी ऐसे ही ऐड होगा, एक इस कार्बन पे एक इस कार्बन पे, तो यहाँ पर ये हो गए आपके एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दीज आर शोन बाय एल्केन्स, है ना। क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसके लिए सनलाइट का होना जरूरी है, सनलाइट का होना जरूरी है, तो आप क्या करोगे? एक हाइड्रोजन हटेगा, आप इसमें Cl2 ऐड कराओगे। एक काम करो, आप इसमें कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन के साथ एक्सप्लोजिव होता है रिएक्शन, तो हम जनरली फ्लोरीन ही लेंगे। तो आपने क्या किया? CH4 में Cl ऐड किया। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक ग्रुप, एक एटम जाएगा, दूसरा आएगा, तो एक हाइड्रोजन के जाने से यहाँ पे Cl आ गया, Cl Cl2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और HCl आपका निकल गया। अब ये रिएक्शन फर्दर भी हो सकता है, CH3Cl के साथ भी हो सकता है। अगर मैं इसमें Cl2 ऐड कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो मुझे क्या मिलेगा? CH2Cl2, फिर से HCl। अगर मैं आगे फर्दर रिएक्शन करा दूं CH2Cl2 का Cl2 के साथ तो क्या मिलेगा? CHCl3। फर्दर रिएक्शन करा दूं CHCl3 का, तब तक होगा जब तक सारे हाइड्रोजन्स के रिप्लेस नहीं कर लेगा। तो हमने क्या किया? हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके क्लोरीन लगा दिया, तो इस रिएक्शन को क्या बोला? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज शोन बाय एल्केन्स ओनली।
इसके बाद है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे कि इथेनॉल। इथेनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर देखें तो ये कलरलेस होता है, लिक्विड होता है और इसकी स्मेल प्लीजेंट होती है। प्लीजेंट होती है नहीं। इथेनॉल बॉइल्स एट 351 केल्विन। इट इज मिक्सिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। वाटर में सॉल्यूबल होता है, ये भी पोलर, वाटर भी पोलर। इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डजंट कंटेन आयंस। बिल्कुल ठीक। एंड दिस इज न्यूट्रल टू लिटमस। लिटमस पेपर करते हो ना टेस्ट, अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाए तो एसिड है। इथेनॉल, इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगर मैं इथेनॉल की करवाती हूँ तो मुझे चाहिए कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं दैट इज KMnO4। KMnO4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर आप यूज कर सकते हो K2Cr2O7। तो आपका जो इथेनॉल है वो चेंज हो जाएगा एसिड में। दिस इज योर एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो ऑक्सीडेशन। रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ ये रिएक्ट करके बेटा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। जैसे मेटल के साथ मैं इसका रिएक्शन करा रही हूँ तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2ONA, और यहाँ से ये हाइड्रोजन निकाल देगा। दो अगर मैं मॉलिक्यूल्स ले लूँ तो यहाँ पे ये 2 और 2 HH निकल के यहाँ पे क्या बना देंगे, हाइड्रोजन। रिएक्शन विद सोडियम। इसके बाद अगर मैं इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है बेटा, एक तो हम लेते हैं एसिड, ये ले लिया मैंने इथेनोइक एसिड, प्लस मैंने क्या ले लिया, इथेनॉल। क्या मैं इथेनॉल को थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकती हूँ क्या, लाइक दिस, CH3CH2OH। एसिड के प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, यहाँ से OH, यहाँ से H, ये निकल के वाटर निकल जाएगा। बाकी के कंपाउंड को आप क्या कर दोगे, अटैच। तो यहाँ से क्या बन गया, CH3, C डबल बॉन्ड O, O और CH2CH3। इसका नाम होता है इथॉक्सी इथाइल, सॉरी इथाइल इथेनोइड। इथाइल एस्टर्स है ना, एस्टर्स में ऐसे ही नेमिंग होती है। अभी आपको एस्टर्स की नेमिंग नहीं है, बट जो कंपाउंड आप इस रिएक्शन में बना रहे हो उसका नाम आप याद रख सकते हो, इथाइल इथेनोइड। ये फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस में क्योंकि नहीं है। उसके बाद है आपका एक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं इथेनॉल का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाऊं एट 443 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या होगा, यहां से OH और इस वाले कार्बन से H निकल जाएगा, तो वाटर निकल गया, यहां से H, यहां से OH, तो वाटर निकल गया। बचा क्या बेटा, CH2, CH2 और अभी सिंगल बॉन्ड लगाए रखो CH2। तो बेटा वैलेंसी भी तो कार्बन की पूरी करनी है, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एल्कीन्स बनेगा। तो हमेशा याद रखो कि जब भी हम अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से एट 443 केल्विन, तो डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, वाटर का रिमूवल। वाटर रिमूव हो जाएगा तो एल्कीन बनेगा। एल्कीन यहाँ पर हमें मिलता है। फिर है इथेनॉल के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, डीनेचर्ड अल्कोहल, जैसे अल्कोहल को हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जब अल्कोहल की जरूरत भी होती है तो हम क्या करते हैं कि उसको हम करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट। अनफिट क्या, कोई इंसान उसको पी ना पाए, तो कैसे आप करोगे उसको, पॉइजन कैसे करोगे, यू विल पॉइजन इट बाय सब्सटेंसेस लाइक मीथेनॉल, पिरिडीन, कॉपर सल्फेट। अगर आप इसमें मीथेनॉल, पिरिडीन या कॉपर सल्फेट हल्का सा मिला दोगे तो ये पॉइजनस बन जाएगा, अनफिट हो जाएगा ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए। तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, इथेनॉल जिसमें 5% वाटर होता है उसे कहते हैं रेक्टिफाइड
स्पिरिट। इथेनोइक एसिड, नेक्स्ट इज इथेनोइक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर मैं इथेनोइक एसिड की बात करूं बेटा, तो इथेनोइक एसिड कैसा होता है, कलरलेस होता है, विस्कस लिक्विड होता है, बट इसका पंजेंट ऑर्डर होता है विनेगर की तरह, क्योंकि विनेगर इज नथिंग बट विनेगर में ये इथेनोइक एसिड ही होता है, तो वैसी वैसी स्मेल उसकी होती है। इट डिसॉल्व्स इन वाटर, अल्कोहल एंड ईथर, तो सारे पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होता है क्योंकि खुद इसका नेचर पोलर है। मेल्टिंग पॉइंट है इसका 290 केल्विन, हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज। एसिडिक कैरेक्टर, देखो एसिडिक कैरेक्टर हम कैसे देखते हैं, या तो हम लिटमस पेपर डाल के देख ले, ब्लू रेड में चेंज हो जाए तो वो कंपाउंड एसिडिक है, और हम दूसरा अगर इसको किसी बेस के साथ इसका रिएक्शन कराएं और ये रिएक्ट कर जाए तो मतलब एसिड है। CH3 COOH प्लस NaOH, अगर मैं ये रिएक्शन करवाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 COONA प्लस H2O। और या हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराएं और हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाए तो भी इसकी नेचर कैसी होगी, एसिडिक। तो यहाँ से हाइड्रोजन इवॉल्व होता है, ये बनेगा CH3 COONA प्लस हाइड्रोजन। या मैं इसका रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 COONA साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, सो ये रिएक्शंस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज में, एसिडिक कैरेक्टर में इथेनोइक एसिड के। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब, लेट्स से मैंने यहाँ पर क्या लिया, इथेनोइक एसिड लिया, और अगर मैं यहाँ पर NaOH डालूं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहा जाता है सोडा लाइम, NaOH और CaO को, तो यहाँ से CO2 का रिमूवल होगा और ये CO2 यहाँ से निकलेगा और ये बनेगा CH4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो इस रिएक्शन को बेटा मैं क्या बोलूंगी, डी कार्बोक्सिलेशन। ऑलराइट, सो अब लास्ट टॉपिक इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप क्या होता है, सोप होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सम लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फैटी एसिड्स। डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, विच हैज क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। वाटर में क्या करते हैं, ये कपड़ों को साफ करने का काम करते हैं, क्लिनजिंग इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो बेसिकली आपका सॉल्ट क्या है, आपका सोप क्या है, इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ या फिर कोई भी पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि C17H35 COONA, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम स्टीरेट। ये क्या है, एक सोप है। क्या होता है ना बेटा, तो लॉन्ग चेन क्यों कह रहे हैं हम, ये देखो C17H35, तो कार्बन्स की काफी लंबी चेन होती है और आगे जुड़ा होता है C डबल बॉन्ड O माइनस Na पॉजिटिव। ये क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड के ये सॉल्ट्स हैं, और ये क्या है, काफी लंबी चेन है हमारी एल्काइल ग्रुप्स की, तो इसे हम क्या कहते हैं, सोप। और डिटर्जेंट्स भी ऐसे ही होते हैं, इसी तरह के डिटर्जेंट्स होते हैं, बहुत लंबी एल्काइल चेन होती है, लेकिन उनमें इस कार्बोक्सिलेट ग्रुप के अलावा कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, जैसे सल्फेट ग्रुप हो गया या सल्फोनेट ग्रुप हो गया, लाइक SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो उसमें ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप ना होके सल्फोनेट या सल्फेट ग्रुप्स हमें मिलते हैं। अब डिटर्जेंट्स को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सोप्स जो है वो हार्ड वाटर में यूज हम नहीं कर पाते हैं, स्कम का फॉर्मेशन हो जाता है, तो हम लोग डिटर्जेंट्स यूज करते हैं जहां पर हमारा सोप काम नहीं करता है। दोनों का क्लेंजिंग एक्शन जो है वो सेम ही होता है, बस हार्ड वाटर में आप डिटर्जेंट यूज करते हो। अब क्लींजिंग एक्शन की बेटा मैं बात करूं तो देखो, ये जो सोप है हमारे पास,
या डिटर्जेंट है, इसमें क्या है, एल्काइल चेन है बहुत लंबी, इस तरह से बहुत लंबी एल्काइल चेन है और आगे जुड़ा है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। यहाँ आपको पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स दिख रहे हैं, जहां आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दिख जाएं उसे हम कहते हैं पोलर। पोलैरिटी का मतलब है दो चार्जेस का डेवलप होना। तो आप ये बोल सकते हो, इसे हम ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, इसे हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं इस मॉलिक्यूल को, इसे हम कह देते हैं हेड, इसे हम क्या कह देते हैं बेटा, हेड। और ये कैसा है, पोलर, दिस इज योर पोलर हेड। ये चेन तुम्हारी कैसी है, नॉन पोलर, दिस इज नॉन पोलर, इसे क्या बोलेंगे, टेल, क्योंकि आपको देखो टेल जैसा अपीयर हो रहा है, ये हेड जैसा। पोलर है तो पानी भी कैसा होता है, पोलर, वाटर इज H2O, OHH, उस पे भी चार्जेस का डेवलपमेंट होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो पोलर चीजें पोलर में डिसॉल्व होती है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होती है। तो पोलर हेड को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। ये कैसा है, दिस इज हाइड्रोफिलिक, this is hydrophilic and this is hydrophobic, this is hydrophobic, इसे वाटर से डर लगता है, फोबिया, तो फोबिया मतलब डर, इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज वाटर रिपेलेंट। तो दो एंड है सोप में, दो एंड है, एक है वाटर लविंग और एक है हमारा हाइड्रोफोबिक। तो बेटा अब क्या होता है हमारे पास, क्योंकि हमारे कपड़ों में जो गंदगी लगी होती है, बेसिकली कोई ऑयल या कोई भी डर्ट होता है, उसका नेचर कैसा होता है, वो ऑयली नेचर का होता है। आप सोचो कि आपके कपड़े गंदे हैं, आप उसमें पानी डालो, सिर्फ पानी डालो, तो क्या वो साफ हो जाएंगे, नहीं होंगे ना साफ। जब तक आप साबुन डिटर्जेंट नहीं लगाते हो वो कपड़े साफ नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि उस डर्ट का नेचर कैसा था, उस डर्ट का नेचर तो नॉन पोलर था और हमारा पानी कैसा है, पोलर, वो उसको साफ नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि पानी में डिटर्जेंट मिलाते हैं या सोप के साथ साफ करते हैं। तो क्या होगा बेटा कि मान लो ये कपड़े पे तुम्हारा ऑयल या डर्ट लगा है, आपको क्या करना है, इसे साफ करना है। अब इस पानी तो इस पे कोई एक्शन नहीं करेगा, लेकिन जो आपने डिटर्जेंट यूज किया है उसमें एक ऐसा एंड है जो कि नॉन पोलर है। तो सोप अपने आप को इस तरह से, या डिटर्जेंट इस डर्ट के अराउंड अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेगा, इस तरह से अरेंज कर लेगा कि जो भी टेल है, अब एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं उसमें, सोप के ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे, डर्ट को वो ऐसे घेर लेंगे। टेल जो होगी वो उस डर्ट के साथ कनेक्टेड होगी, क्योंकि दोनों कैसे हैं, वाटर रिपेलेंट है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ तो इंटरेक्ट करेंगे, और ये जो हेड है ये तुम्हारा पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, पोलर है, तो ये पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा, टेल तुम्हारी डर्ट के साथ इंटरेक्ट करेगी, और जैसे तुम इसे एजिटेट करोगे तो तुम्हारी डर्ट जो है इस टेल के साथ पानी से बाहर निकल जाएगी। तो इसे कहते हैं हम क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। और ये जो तुम डायग्राम यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड मिसेल, इसी चीज को हम बोलते हैं मिसेल। सो दिस इज मिसेल फॉर्मेशन। So this is how your soaps and detergent work। अब आप एग्जाम में आपको क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप आता है तो आप इस तरह से मिसेल का भी डायग्राम बनाओगे, आप ये भी दिखाओगे कि हमारे सोप या डिटर्जेंट के दो पार्ट्स होते हैं, और जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है उसको थोड़ा थ्योरी के फॉर्म में लिख के आओगे। आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं इस टॉपिक में। So that's all for our lecture कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपके क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है या सारे टॉपिक्स हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। नाउ इट्स योर टाइम टू वर्क हार्ड एंड स्कोर द बेस्ट मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।